तुम्हारे एग्जाम में नोट मेकिंग नाम से एक क्वेश्चन आने वाला है एंड इसके पूरे तुम्हें 8 नंबर मिलते हैं। हाँ, तुमने सही सुना, इसके पूरे 8 नंबर मिलते हैं। अगर तुम बस इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो ना, तो तुम्हारे पूरे 8 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तुम्हारे पूरे पेपर का 10% मार्क्स तो यहीं पे सिक्योर हो गया। तो इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस वीडियो का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो। मैं हर एक चीज तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे ये 8 के 8 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले। बस स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोट मेकिंग के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को, फिर हम लोग देखेंगे नोट मेकिंग के फॉर्मेट को कि आखिर नोट मेकिंग को लिखा कैसे जाता है, और फिर थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेट के अंदर हम क्या क्या चीजों को लिखते हैं, और फिर मैं तुम्हें कुछ कॉमन लाइंस भी बताऊंगा जिसे तुम लिखकर आ सकते हो, और फिर लास्ट में मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी सॉल्व करवाऊंगा। इन 4 चीजों को बताने के बाद तुम्हारे नोट मेकिंग में से एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन। और तुम लोग मेरे सेकंड फिटनेस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। खैर, मुद्दे आते हैं। अब चलो देखते हैं कि नोट मेकिंग में तुम्हें मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। देखो, सबसे पहले टाइटल के 1 मार्क्स होते हैं, यानी कि तुम जो हेडिंग लिख रहे हो, तुम जो टाइटल लिख रहे हो ना, अगर वो तुम सही से लिखोगे, रिलेटेबल लिखोगे, तो तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, बस एक और चीज का ध्यान देना है कि जो तुम्हारा टाइटल होना चाहिए ना, वो 3 to 7 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा टाइटल होता है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा छोटा, यानी कि 1-2 वर्ड का भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा लिखोगे तो वो टाइटल से ज्यादा एक लाइन लगेगा। अगर 7 वर्ड से ज्यादा में लिखोगे तो वो एक स्टेटमेंट लगेगा, ना कि टाइटल। और अगर तुम 3 वर्ड से कम में लिखते हो तो टाइटल समझ में नहीं आएगा। तो अगर तुम बस इस बात का ध्यान देते हो तो तुम्हें टाइटल में 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद एब्रिविएशन के 1 मार्क्स होते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये क्या हो बे? तो देखो, जब भी हम नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स के बीच में हम बहुत बार शॉर्ट टर्म्स का यूज करते हैं, यानी कि बड़े वर्ड को शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, पूरा गवर्नमेंट लिखने की जगह GOVT डॉट लिख देते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसे ही हम एब्रिविएशन कहते हैं। तो नोट मेकिंग में ना तुम्हें एब्रिविएशन को भी मेंशन करना होता है। कैसे करना है, क्या करना है, सब हम आगे बताएंगे। अभी कंफ्यूज मत हो, अभी तो मैं तुम्हें बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। इसके बाद कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं, यानी कि टाइटल के बाद तुम जो भी चीजों को लिख रहे हो ना, उसे तुम सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, उसके बेसिस पे तुम्हें 2 मार्क्स मिलते हैं। उसे ही हम कंटेंट बोलते हैं। और फिर इसके बाद कीवर्ड्स के 1 मार्क्स होते हैं, यानी कि तुमने जो नोट मेकिंग लिखा है ना, उसके अंदर तुमने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स का यूज किया है या फिर नहीं। अगर तुमने बहुत ही बेसिक वर्ड्स का यूज करके नोट मेकिंग को लिखा होगा तो तुम्हें 1 नंबर इसके नहीं दिए जाएंगे। इसलिए कोशिश करना डिक्शनरी से कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स को याद कर लो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और एग्जाम कल ही है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। कई बार टीचर इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम नोट मेकिंग को अच्छे से लिखोगे, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे, तो टीचर इस चीज को इग्नोर कर देंगे। कई सारे स्कूल्स में तो कीवर्ड्स के 1 नंबर दिए भी नहीं जाते। और फिर इसके बाद आता है समरी, जिसके 3 नंबर दिए जाते हैं। हाँ हाँ, 3 मार्क्स दिए जाते हैं। कई सारे स्कूल्स में समरी के 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और जो कीवर्ड्स वाले मार्क्स है ना, उसे यहाँ पे घुसा दिया जाता है, यानी कि कीवर्ड्स के मार्क्स नहीं होते हैं। तो अगर तुम चाहो तो तुम अपने स्कूल में पता कर सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं। तो आई होप से तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि नोट मेकिंग के अंदर जो तुम्हारे पूरे 8 मार्क्स होते हैं ना, वो तुम्हें कैसे मिलते हैं। टाइटल के 1 मार्क्स, एब्रिविएशन के 1 मार्क्स, कंटेंट के 2 मार्क्स और कीवर्ड्स के 1 मार्क्स, और बाकी बचे तो 3 नंबर है, वो तुम्हें समरी के मिलते हैं। अब हम लोग जल्दी से नोट मेकिंग के फॉर्मेट को देख लेते हैं और समझते हैं कि आखिर तुम्हें नोट मेकिंग को लिखना कैसे है। देखो, नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट होता है ना, वो कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले तुम्हें मेंशन करना होता है टाइटल को। अब देखो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, जो तुम्हारा टाइटल होना चाहिए ना, वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। जो तुम्हारा टाइटल होना चाहिए ना, वो बिल्कुल टॉपिक से मैच करता हुआ, बिल्कुल आई कैची सा टाइटल होना चाहिए। टाइटल लिखने के बाद जो तुम्हारा फॉर्मेट में अगला चीज होता है ना, वो होता है हेडिंग और सब हेडिंग लिखना। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, तुम नॉर्मली भी नोट्स लिखते ही होगे। अगर तुम किसी चैप्टर का नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले तुम क्या मेंशन करते हो? सबसे पहले उस चैप्टर के मेन हेडिंग को मेंशन करते हो, और फिर तुम देखते हो कि हेडिंग के अंदर भी बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं, तो तुम धीरे धीरे करके उनको भी मेंशन करना स्टार्ट करते हो। तो नोट मेकिंग का भी बिल्कुल यही प्रोसेस होता है। सबसे पहले तुमने टाइटल लिखा, उसके बाद तुम्हें हेडिंग मेंशन करना है। सबसे पहले वाले हेडिंग को तुम नंबर 1 से डिनोट कर सकते हो। उसके बाद सपोज अगर 4 सब हेडिंग है तो तुम उसे ऐसे मेंशन कर सकते हो: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, आगे मैं तुम्हें एक एग्जांपल सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। अभी सिर्फ फॉर्मेट को समझ लो। तो देखो, तुमने सबसे पहला हेडिंग को लिख लिया, उसके बाद उसके सब हेडिंग्स को लिख लिए। तो क्या नोट मेकिंग के अंदर बस एक ही हेडिंग और कुछ सब हेडिंग्स होते हैं? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं और बहुत सारे सब हेडिंग्स होते हैं। तो इसके बाद तुम्हें मेंशन करना है सेकंड हेडिंग को, जिसे तुम नंबर 2 से डिनोट कर सकते हो। उसके बाद उसके अंदर की जो सब हेडिंग्स है ना, उन्हें तुम ऐसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 जितने भी सब हेडिंग्स है, उस अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, और ऐसे ही तुम्हें कंटिन्यू करते जाना है। यूजुअली तुम्हें एग्जाम में कम से कम 4 हेडिंग्स को तो मेंशन करनी ही है, और हर हेडिंग्स के अंदर कम से कम 3 से 4 सब हेडिंग तो होना ही चाहिए। अगर तुम बस इतना कर देते हो तो तुम्हें इसके पूरे नंबर तो मिल ही जाएंगे। अब देखो, तुमने टाइटल मेंशन कर दिया, हेडिंग मेंशन कर दिया, उसके सब हेडिंग्स भी मेंशन कर दिए। अब बारी आती है एब्रिविएशन की, जिसके तुम्हें 1 नंबर मिलते हैं। तो देखो, ऊपर में जो तुमने हेडिंग और सब हेडिंग्स में जो शॉर्ट फॉर्म्स का यूज किया होगा ना, उसे यहाँ पर नोट कर देना है। जैसे मान लो तुमने एजुकेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा EDU डॉट, गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा GOVT डॉट,
एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा EX डॉट, या फिर इम्पोर्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा IMP डॉट। तो देखो ये तो बस कुछ ही एग्जाम्पल्स थे। अगर ऐसे ही तुमने हेडिंग और सब हेडिंग्स में कुछ शॉर्ट फॉर्म का यूज किया होगा तो उन्हें यहाँ पर लिख देना। और हाँ, ये ऑप्शनल नहीं है, तुम्हें मेंशन करना ही करना है। तुम्हें जानबूझकर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को लिखना है, क्योंकि एब्रिविएशन वाले पार्ट को तुम छोड़ नहीं सकते हो, वरना तुम्हें 1 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसलिए हमेशा नोट मेकिंग में तुम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करना, कम से कम 4 से 5 जगहों पर। इसके बाद तुम्हारे फॉर्मेट के अंदर जो लास्ट पार्ट आता है, जिसके तुम्हें 3 या कई स्कूल में 4 नंबर दिए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं समरी। यहाँ पे जो तुमने पूरा नोट्स लिखा होगा ना, उसको समराइज करके छोटे में लिखना होता है। तुम लोग सोच रहे होगे भैया कितने छोटे में लिख रहा है, तो करीब 50 से 80 वर्ड्स के बीच में लिखना है। हाँ, 50 से 80 वर्ड्स के बीच में तुम्हें पैसेज का पूरा समरी देना है। तुम्हें पैसेज के मेन आइडियाज को डिस्कस करना है। अब देखो, जो यूजुअली नोट मेकिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक पैसेज के फॉर्म में होते हैं, तो वहां से तुम प्रॉपर हेल्प लेके समरी को लिख सकते हो। बस थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओगे, तुम इजीली समरी को लिख दो। तो देखो, ये तो हो गया फॉर्मेट। आई होप तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, और अब तुम किसी भी तरह की नोट मेकिंग को लिखना समझ चुके होगे। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और एक नोट मेकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, और फिर इसके बाद मैं तुम्हें कुछ कॉमन लाइंस भी बताऊंगा जिन्हें तुम याद कर सकते हो, जिसे अगर तुम डायरेक्ट हेडिंग या फिर सब हेडिंग में पुट करोगे ना, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम लोग ये चीटिंग वाला काम मत करो, अच्छे से पढ़ कर जाओ। ये बस मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सिर्फ 1 दिन बाकी है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ कॉमन लाइंस को देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन गिवन है, इसे अच्छे से रीड कर लो। चलो मैं भी रीड कर देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल्स इन अ स्टूडेंट लाइफ। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग टास्क इफेक्टिवली। Good time management allows students to complete their work efficiently and meet deadlines. It also reduces stress by preventing last-minute rushes. To manage time effectively, students should create a schedule and stick to it. Setting realistic goals and breaking larger tasks into smaller ones can help in better organization. Moreover, time management enhances productivity. Students can better focus on their studies when they allocate specific time slots for different tasks. For example, dedicating an hour to reading or solving practice papers helps in better preparation. It also ensures a balance between academic, hobbies, and relaxation. However, यहाँ पे ध्यान से सुनना, poor time management can lead to procrastination, missed deadlines, and decreased performance. Students often get distracted by social media and other non-productive activities, which waste their valuable time. To avoid this, they must minimize distractions and stay disciplined. In conclusion, time management is a crucial life skill that not only improves academic performance but also prepares students for future challenges. तो देखो, यही है तुम्हारा पूरा नोट मेकिंग का क्वेश्चन। आई होप तुमने पैसेज को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलो अब हम इसकी नोट मेकिंग को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक कैची सा टाइटल देंगे, टाइम मैनेजमेंट अ की टू सक्सेस। तुम लोग देख सकते हो ये जो टाइटल है ना, ये 3 to 7 वर्ड्स के बीच में ही है। बहुत ही सिंपल सा है और कैची सा है, टाइम मैनेजमेंट अ की टू सक्सेस। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग को पकड़ेंगे। हमें क्या करना है ना, पैसेज के स्टार्टिंग से हेडिंग को पकड़ना है और उसके बाद उसके सब हेडिंग्स को मेंशन करना है। तो हमारा जो सबसे पहला हेडिंग होगा उसमें हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, और फिर इसके अंदर हम कुछ सब हेडिंग्स को मेंशन करेंगे। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे तुम्हें कुछ सब हेडिंग्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स। सेकंड जो सब हेडिंग है यानी कि 1.2, वो हो जाएगा हेल्प प्लान एंड प्रायोरिटाइज टास्क। फिर जो थर्ड सब हेडिंग है जिसे हम मेंशन करेंगे 1.3 से रिड्यूस स्ट्रेस एंड लास्ट मिनट रश। अब तुम लोग सोच रहे होगे भैया ये सारे सब हेडिंग्स कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे सब हेडिंग्स फर्स्ट पैसेज से ही आ रहे हैं। हमने सबसे पहले मेंशन किया हेडिंग को, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। फिर उसके अंदर हमने कुछ सब हेडिंग्स को मेंशन किया, कहाँ से हमने देखा, हमने पैसेज से ही देखा। फर्स्ट पैसेज में ये हमें बताया गया है कि टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हमारे टास्क को कंप्लीट करने में कैसे हेल्प करता है, और जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो स्ट्रेस को कैसे कम करता है, और लास्ट मिनट रश को कैसे अवॉइड करता है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे पैसेज में ही गिवन थी, जिसे हमने सब हेडिंग्स में इंक्लूड कर दिया। अब देखो, बस एक हेडिंग लिखने से और कुछ सब हेडिंग्स लिखने से तुम्हें 8 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए हम कुछ और हेडिंग्स को देखेंगे। इसलिए हमें कुछ और हेडिंग्स को देखना होगा, इसलिए हमें कुछ और हेडिंग्स को ढूंढना होगा। और उसी तरह से जो हमारा सेकंड हेडिंग है वो आएगा स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, और इसके अंदर हम कुछ सब हेडिंग्स को लिखेंगे, जैसे कि 2.1 में हम लिखेंगे क्रिएट एंड फॉलो अ शेड्यूल। फिर 2.2 में लिखेंगे सेट रियलिस्टिक गोल्स। फिर 2.3 में लिखेंगे ब्रेक लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर वंस। अब तुम लोग देख पा रहे हो कि ये तीनों सब हेडिंग्स तुम्हारे पैसेज में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और वहां से सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को चुनकर लिखते जाना है। उसी तरह से हम थर्ड हेडिंग को देखेंगे, दैट इज बेनिफिट्स, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब इसके अंदर की जो सब हेडिंग्स है वो तुम्हें ऑलरेडी पैसेज में मिल जाएंगे। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि 3.1 में हम लिख सकते हैं इनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करने से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। 3.2 में हम मेंशन कर सकते हैं इंप्रूव फोकस ऑन स्टडीज, और 3.3 में मेंशन कर सकते हैं बैलेंसेस एकेडमिक, हॉबीज एंड रिलैक्सेशन। तुम लोग देख पा रहे हो कि एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो तुम्हारे पैसेज में मेंशन नहीं था। हमने यहाँ पे 3 हेडिंग्स और कुछ सब हेडिंग्स को मेंशन कर दिया। हम एक और मेंशन कर देते हैं, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम पुअर टाइम मैनेजमेंट रखेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसके अंदर सबसे पहले 4.1 में हम सब हेडिंग देंगे लीड्स टू
प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है कि नहीं यार अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, इसी चीज को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड आलस करना को या नेग्लेक्ट करना को हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कह सकते हैं। इसी के अंदर एक और सब हेडिंग देंगे 4.2 मिस डेडलाइंस, यानी कि अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हम नहीं करेंगे तो हम डेडलाइन को मीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि टाइम पे टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और फिर एक और सब हेडिंग तुम इसमें लिख सकते हो रिड्यूस परफॉर्मेंस। अगर टाइम मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो हमारा परफॉर्मेंस खराब होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो मिनिमम 4 हेडिंग और कुछ सब हेडिंग्स तो देना ही है। इसके अलावा भी अगर तुम्हें एक दो और हेडिंग और सब हेडिंग्स देने का मन है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम बचा है तो तुम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन को लेकर भी एक हेडिंग दिया गया है जिसके अंदर सॉल्यूशन बताया गया है। जैसे कि इसके अंदर दो सब हेडिंग को लिखा गया है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे डिसिप्लिन, यानी कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो और डिसिप्लिन रहोगे तो टाइम मैनेजमेंट खराब नहीं होगा, यही इसका सॉल्यूशन है। अब तुम इसके एब्रिविएशन को कैसे लिख सकते हो, तुम लोग ऊपर में कुछ शॉर्ट टर्म्स को मेंशन कर सकते हो। जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन लिखने की जगह तुम लोग बस प्रोक्रेस्ट लिख के डॉट दे देना और यहाँ पे मेंशन कर देना प्रोक्रेस्ट इज इक्वल टू प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसे कि पूरा एकेडमिक लिखने की जगह ACAD डॉट लिख देना और यहाँ पे एब्रिविएशन के अंदर मेंशन कर देना। वैसे ही पूरा मैनेजमेंट लिखने की जगह MGMT डॉट लिख देना और यहाँ पे मेंशन कर देना। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम लोग इजी नोट मेकिंग में फुल ला सकते हो। अब इसके बाद जो तुम्हारा लास्ट स्टेप आता है वो होता है समरी। अगर तुम प्रॉपर समरी लिख दोगे तो यहाँ से तुम्हें 3-4 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ 50 से 70 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। The passage emphasize the importance of time management for students. Effective time management helps plan tasks, reduce stress, and improves productivity. It ensures a balance between academic and relaxation. Poor time management result in procrastination, missed deadlines, and lower performance. Students can overcome their challenges by creating schedules, setting goals, and minimizing distractions. तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितना प्रॉपरली पूरे पैसेज को बहुत ही शॉर्ट में समराइज करके लिख दिया गया है। और इस तरह से जो तुम्हारा नोट मेकिंग होता है ना वो खत्म होता है। अगर तुम इस तरह से नोट मेकिंग को लिखते हो ना तो तुम्हारे 8 के 8 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। चलो अब आगे तुम्हें कुछ कॉमन लाइंस भी बता देता हूँ जो तुम हेडिंग और सब हेडिंग्स पे मेंशन कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए जिनको पैसेज अच्छे से समझ में नहीं आता है या फिर जिनके पास अभी प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बाकी जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो लोग यहाँ से वीडियो को देखना छोड़ सकते हैं। देखो कॉमन लाइंस कुछ इस टाइप से है। अगर तुम्हें हेडिंग समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हेडिंग क्या देना है तो तुम कुछ इन टाइप ऑफ कॉमन लाइंस का यूज कर सकते हो। जैसे कि तुम लिख सकते हो कॉजेस ऑफ के बाद तुम्हारा जो भी टॉपिक होगा, जो भी पैसेज में गिवन होगा, जिसके बारे में बात किया जा रहा होगा वो मेंशन कर देना, ठीक है। कॉजेस ऑफ, बेनिफिट्स ऑफ, या फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन, या फिर टाइप्स ऑफ, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ, इस तरह से तुम हेडिंग्स को लिख सकते हो। जो भी तुम्हारा टॉपिक गिवन होगा ना उसे वहां पर मेंशन कर देना। जैसे कि हमारा पिछले वाला क्वेश्चन ही था टाइम मैनेजमेंट, तो देखो यहाँ पे हम लोग बैठा के देखते हैं, ठीक है। क्या हम लोग हेडिंग में ऐसा लिख सकते थे कॉजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट? ये थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा है, चलो दूसरा देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, हाँ हम इसे लिख सकते थे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन टाइम मैनेजमेंट, हाँ काइंड ऑफ हम ऐसा लिख सकते हैं, बट हाँ हम ऐसा लिख सकते थे और हमने लिखा भी था। हमने लिखा था स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसी तरह से हम एक और हेडिंग दे सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो तुम लोग ऐसे बैठा कर देख सकते हो कि तुम्हारे क्वेश्चन के साथ क्या सूट कर रहा है। तुम बस हेडिंग के अंदर ये 5 चीजों को याद रख लेना, कॉजेस ऑफ, बेनिफिट्स ऑफ, इंपॉर्टेंस ऑफ, टाइप्स ऑफ, स्टेप्स इन्वॉल्व इन, ठीक है। इसके बाद सब हेडिंग्स के लिए मैं तुम्हें कुछ कॉमन लाइंस बता देता हूँ जो ज्यादातर सूट कर जाता है। जैसे कि की फैक्टर्स इंक्लूड, उसके बाद डैश जो भी तुम्हारा टॉपिक होगा, मेन फीचर्स आर डैश, चैलेंजेस फेस्ड आर डैश, इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट्स आर डैश। उसी तरह से तुम्हें समरी का स्टार्टिंग लाइन बता देता हूँ जो तुम ज्यादातर यूज कर पाओगे। तुम ज्यादातर समरी को कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हो जैसे कि द पैसेज हाइलाइट्स द की एस्पेक्ट ऑफ डैश। इसके बाद तुम पूरे पैसेज के कुछ की एस्पेक्ट्स को लिख सकते हो। इसके अलावा तुम समरी को कुछ ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, इट डिस्कसेस वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डैश, या फिर तुम ऐसे भी समरी को स्टार्ट कर सकते हो द गिवन टेक्स्ट एलोबरेट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश, या फिर तुम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो द मेन पॉइंट डिस्कस्ड आर समराइज्ड एज फॉलो। अब देखो ये जो मैं तुम्हें कुछ कॉमन लाइंस बताया ना, ये तुम्हें बस कुछ 2-4 नंबर ही गेन करने में हेल्प करेगा, ये तुम्हें 8 में 8 नंबर नहीं ला के देगा। दिमाग तो तुम्हें फिर भी यूज करना पड़ेगा, पैसेज तुम्हें फिर भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखने में तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम तुम्हें 4 मेन हेडिंग्स और उनके अंदर के सब हेडिंग्स तो मेंशन करने ही है। तो देखो इस तरह से तुम्हारा नोट मेकिंग खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नोट मेकिंग के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है। ट्रस्ट में, अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कल ही एग्जाम है, फिर भी 1 या 2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। ये देखो प्रैक्टिस कर लेते हो तो कल एग्जाम में याद रहेगा, और बस वीडियो देख के चले जाओगे तो एग्जाम में 1-2 पॉइंट भूल ही जाओगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो अगर चाहते हो तो। मेरे सेकंड फिटनेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और एजुकेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एग्जाम तक मैं तुम्हारी बहुत मदद करने वाला हूँ।